लाइव हो गया मेरे पास से, आ रहा है मेरे दो, पास से लाइव। दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ, इसको लेकर हमने जो चर्चा शुरू की है उसमें आज दूसरी कड़ी में फिर हमारे साथ प्रोफेसर के शर्मा जी मौजूद हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि कैसे मेरठ में 85 सैनिकों ने जेल तोड़ दी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। प्रोफेसर के शर्मा जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अरविंद राणा जी, नमस्कार। हम आज जानना चाहेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। हमने पिछली बार बात की थी कि जब सैनिकों ने जेल तोड़ी जी 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 और वो एकजुट हुए, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, मैंने जो पिछली वार्ता हमारी रही थी, मैंने उस दिन अपनी वार्ता को 9 मई तक सीमित रखा था और ये बताया था कि किस तरह से 9 मई को उन 85 सिपाहियों ने उस कारतूस का प्रयोग न करने के कारण उनको कारावास हुआ। इन 85 सैनिकों को हम नायक क्यों माने, ये भी एक कई बार प्रश्न आता है। तो इन 85 सैनिकों को नायक मानने की वजह जो है वो यह है कि अगर हम ये देखें कि 8 अप्रैल को बैरकपुर में क्या हुआ, वहां पर भी उस कारतूस का मसला था, वहां पर भी कस्में खाई गई थी, परंतु मंगल पांडे अकेले रह जाते, अकेले एक्सपोज हो जाते। तो इसका मतलब लोग कहने का साहस नहीं कर पाते। सेना में आप देखो, एक सिपाही और एक मेजर जो कमांडिंग अफसर है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। उसके सामने बोलने का साहस शायद किसी सैनिक में नहीं। पर मेरठ के ये 85 सैनिक इसलिए नायक हैं कि इन्होंने जो कसम खाई, उस कसम को उन्होंने उस परेड ग्राउंड में पूरा किया। उन्होंने उस कसम को जारी रखा। उन्होंने, जब उनको कारतूस दिए गए, जैसे कहा जाता है कि जो पहला कारतूस जब दिया जा रहा था, तो वो जो नायक थे शेख पीर अली, वो नायक। इसमें 3 तरह के सैनिक हैं। एक हवलदार है जो कि मातादीन है, दूसरे फिर क्या है, नायक हैं, और उसके बाद सिपाही। तो निश्चित रूप से जो हवलदार है वो सबसे बड़े उनके अधिकारी थे। एक तरह से उनका नेतृत्व मातादीन के हाथ में था, क्योंकि वो सबसे बड़े अधिकारी। फिर नायक आते हैं, फिर उसके बाद सिपाही आते हैं। तो जो नायक शेख पीर अली है, उसको तो वो तो कारतूस को देखता ही नहीं। फिर उसके पीछे लाइन में खड़े हुए थे कुदरत अली। उनसे कहा गया कारतूस लेने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि अगर सब ले लेंगे तो मैं ले लूं। यानी कि वो रिफ्यूजल था, और एक तरह से वो 85 सिपाही मना कर देते। और उसके बाद उन्हें, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, कि उन्हें जेल हो जाती है, उनके हथकड़ी बांध करके और करके उन्हें विक्टोरिया पार्क की जेल में बंद कर दिया जाता है। तो अगर ये 85 सिपाही इनिशिएटिव नहीं लेते, अगर ये 85 सिपाही इस बात को प्रारंभ नहीं करते और उन्हें जेल नहीं होती, तो शायद ये क्रांति नहीं हो सकती। परंतु इतिहास में अगर और मगर का स्थान नहीं है। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि पहली बार उन्होंने इस तरह का रिफ्यूजल किया था। सामूहिक रूप से पहला बार ऐसा बड़ा रिफ्यूजल हुआ था, और जिसका उन्हें एक दंड भी मिला। और उसके बाद 9 मई को जब उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, तो वो जो बैरक्स हैं भारतीय सैनिकों की, वहां के क्या बात है, इस पर सोचने की बात। क्यों? क्योंकि उनमें जो सिपाही थे, 85 सैनिकों में बहुत सारे ऐसे सिपाही थे जिनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। कुछ सिपाही ऐसे थे जो शायद रिटायर होने के कगार पर थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार की सबकी चिंता छोड़कर, अपनी नौकरी की चिंता छोड़कर, केवल अपने धर्म और देश के लिए वो निर्णय लिया। तो उनको नायक मानना पड़ेगा हमें, वो नायक है हमारे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक सिपाही ने उसमें से कहा था, उसने ये कहा था कि भाई देखो, मैं ऐसा है, मैं एक बहुत ही ईमानदार सिपाही हूँ, मैं एक बहुत जबरदस्त सिपाही रहा हूँ, और मुझे जहां भी जाने के लिए कहा गया मैंने वहां सर्विस दी है, परंतु मैं अपने धर्म के आगे ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो प्रण लिया था, उस प्रण पर वो खरे उतरे, और उसके कारण उन्हें जेल हुई। पर जो उनके साथी हैं, जो 9 मई को अपनी बैरकों में थे, वो रो रहे थे, उनके मन में पीड़ा थी। वो पीड़ा कहीं ना कहीं वो अंग्रेज अधिकारियों तक भी पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये मामला सुलझ जाए, उनके साथी बाहर आ जाएं, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया।
परंतु वो जो वातावरण था, अगर आप सोच के देखें कि उनके मनोदशा क्या रही होगी, जो बाहर थे सैनिक, जो अंदर थे वो तो बंदी हो गए, उन्होंने तो प्रारंभ कर ही दिया, उन्होंने तो कसम खाई ली और उसका परिणाम भी उन्हें मिल गया कि उन्हें कोर्ट मार्शल कहकर जेल में बंद कर दिया। अब 10 मई हो जाती है, शाम को मेरठ में बहुत एक गर्म माहौल रहता है, 10 मई आ जाती है। 10 मई की सुबह होती है, यद्यपि आप देखो कि अगर ये क्रांति सुनियोजित नहीं थी, अगर इस क्रांति की सूचनाएं लोगों को नहीं थी, मेरठ वासियों को नहीं थी, आसपास के गांव को नहीं थी, तो 10 मई की सुबह जब होती है तो अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ जो भारतीय कर्मचारी हैं, नौकर हैं, वो पहुंचते नहीं। तो ये कोई अचानक हुई भी बात तो नहीं कि ये उस दिन ही क्यों नहीं पहुंचे साहब 10 मई को, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वो वहां वहां अंग्रेज अधिकारियों के यहाँ जाते ही नहीं, बहुत सारे कर्मचारी नहीं जाते। यानी इसकी तैयारी पिछले कुछ समय से चल रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिछले कुछ समय से काफी, जैसे मैंने 1 महीने पहले से प्रारंभ किया था कि वो जो साधु आए थे, उन साधु का काम ही ये था कि इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की उन तैयारियों को पूर्ण करें, उनको परिपूर्ण ढंग से रखें। उसका एक अभी आगे भी जब घटनाक्रम आएगा तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको और दूंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तैयारी सुनियोजित थी पूरी तरह से, लोगों को पता था क्या होने वाला है, तब जाकर के ये क्रांति। तो 10 मई को सुबह जब वो नहीं आते तब भी अंग्रेज विशेष ध्यान नहीं दे पाते, वो चर्च के लिए तैयार होते हैं। उसमें से एक कोई नौकरानी जो उनके यहाँ रह रही होती है, वो अपने एक अंग्रेज अफसर से कहती है, उस अंग्रेज अफसर ने बाद में लिखा कि आप अपने बच्चों को साथ में, तो इसका मतलब वो समझ नहीं पाते क्या वजह, क्योंकि देखिए भारतीयों में भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों में मानवता बहुत बड़ी है ना, तो इतने सब के बावजूद भी हम ऐसा सोच रहे हैं, भारतीय लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर के उन लोगों को ये पता था कि कुछ होने वाला है, और जैसे मैंने बताया कि वो 10 मई की जब शाम हो जाती है, उस शाम को 6 साढ़े 6 बजे जब वो जो नृत्यांगनाएं हैं वो ताना मारती हैं, सिपाहियों के बीच एक ऐसी सूचना आ जाती है कि 2000 बेड़ियां तैयार कर ली गई हैं, सब सिपाहियों को बंद कर दिया जाएगा, जो अंग्रेजी पलटून है वो आ रही है आपके शस्त्र छीनने। तो वो सिपाही बाहर निकल पड़ते हैं, और जो 20वीं पैदल सेना है उसके सिपाही सबसे पहले बाहर निकलते हैं, और वो पूरे मेरठ का जो कैंट है वो बेसिकली सदर बाजार से प्रारंभ होता है, सदर बाजार, और फिर वो परेड ग्राउंड से प्रारंभ होता है। 2 केंद्र होते हैं, एक सदर बाजार, दूसरा परेड ग्राउंड। सदर बाजार से वो परेड ग्राउंड की तरफ लोग चलते हैं। तो जब वो लोग इस तरह शुरू हो जाते हैं, क्रांति मेरठ में प्रारंभ हो जाती है, तो सबसे पहले एक अंग्रेजी अधिकारी है कर्नल फिनिश। तो वो जो कर्नल फिनिश हैं वो यद्यपि सेना के जो सिपाही हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं, वो 11वीं पैदल सेना के हैं, वो 20वीं पैदल सेना के सिपाहियों से कहते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, रुक जाओ, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वो 20वीं पैदल सेना के सिपाही उनकी बात नहीं मानते और गोली चला देते हैं। गोली पहली उनकी घोड़े पर, वो भागने की कोशिश करते हैं, परंतु एक दूसरा सिपाही आता है और वो पास से जाकर के फायर करता है, जो उनके लग जाती है और वो गिर जाते हैं। वो गिर जाते हैं, उसके बाद भी जाते देखते हैं और उसको एक गोली और मारते हैं। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हैं, इससे आपको यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उन भारतीय सैनिकों के मन में कितना आक्रोश था, वो क्या क्या उनके दिमाग में चीजें उस समय पनप रही थी। 20वीं पैदल सेना, उसके बाद फिर 11वीं जो पैदल सेना है, दोनों सेनाओं के जो सिपाही हैं वो क्रांति प्रारंभ कर देते हैं। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3rd कैवलरी है, जिसके उन 85 सिपाहियों को बंद किया गया था, वो अभी तक क्रांति में शामिल नहीं होते, वो थोड़े शांत रहते। उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि जब ये दोनों टुकड़ियां क्रांति कर देंगी, तब वो, क्योंकि वो घुड़सवार थे, फिर वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास 50 के 30 40 50 के करीब घुड़सवार निकलते हैं, और वो सीधे घुड़सवार निकल करके विक्टोरिया पार्क की जेल में पहुंचते हैं। जब वो जेल में पहुंचते हैं तो वो अपने साथ लुहार भी ले जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि उस समय जो बेड़ियां थी वो ठोक करके लगाई जाती थी, हथकड़ियों पे, तो अपने साथ वो लुहार भी ले जाते हैं, और वो लुहार को विक्टोरिया पार्क की जेल में ले जाते हैं। जेल में अंदर घुस जाते हैं, वो उन सैनिकों को, अपने 85 साथियों को जिनको उस दिन अपमानित किया गया था, बाहर निकालते हैं, जेल को तोड़ करके बाहर निकालते हैं,
और बाहर निकालने के बाद लोहार से उनकी हथकड़ियां और उनकी बेड़ियां कटवाते। मैं हमेशा एक बात कि ये जो 85 सिपाही, मेरे ख्याल से ये भारत के वो पहले व्यक्ति हैं, पहले नागरिक हैं जिन्होंने शायद पहली बार ये एहसास किया था कि स्वतंत्रता क्या होती है। क्यों? क्योंकि वो जेल में बंद थे, उनको जेल तोड़ के बाहर निकाला गया, उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां काट दी गई और वो स्वतंत्र कर दिए गए। तो शायद पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले कोई व्यक्ति थे तो ये 85 सिपाही थे जिन्होंने मेरठ की उस भूमि पर उस स्वतंत्रता के स्वाद को चखा था। इसलिए मेरठ की भूमि महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां मैं आपको जोड़ देता हूं, यद्यपि 1857 से संबंधित नहीं है, क्योंकि वही विक्टोरिया पार्क जहां वो नहीं जेल थी, जहां उन 85 सैनिकों ने शायद पहली बार स्वतंत्रता का एहसास किया था कि स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्र हुए होंगे जेल तोड़ करके, उसी जगह 1946 में भारत परतंत्र भारत में अंतिम बार कांग्रेस का अधिवेशन उसी जगह होता है। उस जगह एक मंच भी आज भी बना हुआ है जहां पर कांग्रेस का तिरंगा फहराया गया था। वहां उस मंच पर खड़े होकर देश के सभी बड़े नेता भारत के भविष्य के सपने को बुनते हैं और 1947 में भारत आजाद होता है। यानी कि 10 मई की शाम 7:30 बजे जिन सैनिकों को जेल तोड़कर बाहर निकाला गया और उन्होंने उस आजादी के स्वाद को चखा था, 1946 में शायद उस सपने को दोबारा से भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, सभी क्रांतिकारियों ने एक बार पुनः अनुभव किया था। इसलिए मेरठ महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्रांति। यानी ये बात बहुत मायने रखती है कि 1857 में पहली बार मेरठ से ही क्रांति की चिंगारी फूटी, मेरठ से ही पहला मुकम्मल संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ संगठित तौर पर शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत भले ही सैनिकों ने की हो लेकिन बाद में आसपास के गांवों के लोग भी जुड़ते चले गए। और फिर 1946 में भी देश के आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सारे नेता मेरठ में जुटे थे। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी जी, देखिए जब ये अब आप देखिए कि जब ये 3rd कैवलरी के सवार आते हैं विक्टोरिया पार्क जेल में और वो जेल में अंदर घुस जाते हैं, जेल तोड़ देते हैं, अपने सिपाहियों अपने साथियों को बाहर निकाल रहे हो, तो उसी समय लाइन से और जो अंग्रेजी अफसर हैं उनको पता चलता है कि 3rd कैवलरी के सवार वहां गए, वो उनके पीछा करते हैं, 30-40 की संख्या में वहां पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि उन्हें तोड़ करके बाहर निकाल दिया जाता है तो बिना लड़ाई भाग जाते हैं, वो वापस भाग जाते हैं वो अंग्रेज। और जब वो वापस भागते हैं और वहां पहुंचते हैं लाइंस में, तो वो क्या देखते हैं कि पूरी लाइंस जो है एक आग का पिंड बन चुकी है, क्योंकि क्रांति का प्रारंभ का मतलब आग लगा दी जाती है, सब जगह आग लगा दी जाती है और जेल तोड़ दी जाती है। दूसरी जो पुरानी जेल है वो महत्वपूर्ण है, जो मेरठ में आज केसरगंज मंडी है उसके अंदर पुरानी जेल थी। वहां कहते हैं कि वहां 300 के करीब सवार पहुंचते हैं, सैनिक पहुंचते हैं और वो जेल तोड़ देते हैं और जेल तोड़ने के बाद वहां से 720 कैदियों को बाहर निकालते हैं। अब देखिए जेल तोड़ना क्या है, जेल तोड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जेल क्यों है? जेल उस उपनिवेशिक शासन का प्रताड़ना का एक केंद्र था, उसमें लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, भारतीयों को प्रताड़ित किया जाता था, तो उसको तोड़ना मेरे ख्याल से उनकी सत्ता को सीधे सीधे चुनौती दे देना था। इसीलिए विक्टोरिया पार्क की जेल तो सैनिकों ने केवल अपने सैनिक निकाले बाहर और कुछ नहीं किया उन्होंने। वो बाद में फिर रात को 2 बजे के करीब जब आसपास के गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं, तब 2 बजे के करीब उसको जेल को तोड़ा जाता है। फिर वहां से 800 कुछ लोग हैं, उनको फिर वहां से बाहर निकाला जाता है और वहां का जेलर जो है वो लिखता है, विक्टोरिया पार्क का जो नए जेलर का जेलर है, कि लोग यहाँ आए, उन्होंने सब चीज तोड़ दी और यहाँ से सब चीज उठा करके ले गए और जो चीज नहीं ले जा सकते थे उसको उन्होंने आग लगा दी। इसका मतलब जेल का नामो निशान ही मिटा दिया गया। विक्टोरिया पार्क की जो जेल थी, उधर केसरगंज की जो जेल थी पुरानी जेल, उसको भी तोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप देखिए कि 7 बजे जब जेल तोड़ी जा रही है तो उसमें सैनिक ही नहीं है, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी हैं, केसरगंज मंडी में भी और विक्टोरिया पार्क में भी। अब एक बात आप मुझे बताइए, 6 साढ़े 6 बजे क्रांति प्रारंभ हो जाती है, 7-8 बजे के करीब गांव वाले, मेरठ वाले कैसे इकट्ठे हो जाए उस समय? अगर वहां से, जबकि जो मेजर विलियम है जो अपनी रिपोर्ट लिखते हैं 1858 में, वो ये कहते हैं कि इन कैदियों को जब छोड़ा गया तो ये अपने गांव गए, गांव में इन्होंने सूचना दी, उसके बाद लोग आए, उसके बाद मेरठ में उन्होंने गदर मचाया। पर आप ये देखिए कि 7 बजे अगर जेल तोड़ी जा रही है तो ये कैसे घटना हो गई, इतनी जल्दी कैसे लोग आ गए, वो संभव नहीं। इसका मतलब लोगों को पहले से लोगों को पता था। यानी पूरी तैयारी के साथ
ये संघर्ष छेड़ा गया था, ये जंग पूरी तैयारी के साथ छेड़ी गई थी। जी जी बिल्कुल एक सुनियोजित थी। उसका एक कारण और बताता हूँ कि जब वो, मैंने कहा कि वो 85 सैनिक वहां विक्टोरिया पार्क की जेल से निकले, तो जब वो निकलने के बाद वो शोहराब गेट और शाहपीर गेट होते हुए आगे बढ़े, तब उन्होंने वहां नारा दिया कि हिंदू और मुसलमान भाइयों, हम धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम सब हमारा साथ। तो वो ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर वो एक नारा देते, वो नारा था दिल्ली चलो। एक बात आप समझने वाली यहाँ पर ये कि अगर पहले से चीजें नियोजित नहीं होती, अगर पहले से चीजें पता नहीं होती, तो अगर सैनिक विद्रोह कर देते, जिसे विद्रोह कह रहे हैं, मान लीजिए सैनिकों में विद्रोह हो जाता, तो विद्रोह होने के बाद अगर कोई उनकी निश्चित उनका प्रोग्राम नहीं होता, तो कोई कहीं भागता, कोई कहीं भागता, कोई कहीं जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजाद भारत में भी कुछ हमारे यहाँ कलंकित क्षण भी आए हैं, जब हमारी सेना में ब्लू स्टार के बाद बहुत सारे सैनिक हमारे भगौड़े हो गए, तो वो भाग करके कहाँ गए? वो तो कोई अपने गांव भाग गया, कोई रिश्तेदार के भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, क्योंकि उनका कोई निश्चित मोटिव नहीं। परंतु ये लोग, कोई अपने गांव नहीं गया, कोई अपने रिश्तेदार नहीं गए, ये बल्कि कहाँ गए? सीधे दिल्ली गए, क्योंकि इनको पता था कि इन्हें करना क्या है। इन्होंने उससे पहले, क्रांति करने से पहले, तार की लाइन, टेलीग्राम्स की लाइन काट दी गई। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सुनियोजित तंत्र है, कोई ऐसे ही हगबगाहट में हुई हुई चीज नहीं है। और फिर वो दो रास्ते चुनते हैं दिल्ली जाने के, दो रास्ते जाकर के दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में लाल किला है। और आपको मालूम है कि जो दिल्ली चलो का नारा 1857 में इन सिपाहियों ने दिया और वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने लाल किले पर अधिकार किया, वही दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज के सामने दिया था। और आज भी हम स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को जिस लाल किले पर ये सिपाही पहुंचे थे जिन्होंने अधिकार कर लिया था, आज भी हम अपने स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे को उसी लाल किले के ऊपर फहराते हैं। मुझे लगता है ये वही प्रतीकात्मक चीजें हैं जो शायद मेरठ से शुरू होकर इन सिपाहियों ने, इन मेरठ के वासियों ने, मेरठ के गांव वालों ने प्रारंभ की थी, और आज भी वो परंपरा हमारे देश में चलती चली। दिल्ली चलो, ये नारा पहली बार देश को मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिया, और आज तक आप बता रहे हैं कि आज तक उसका असर दिखाई देता है। नेताजी ने बाद में वही बात कही, और आज भी हम जश्न आजादी का लाल किले पर ही मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा आपका। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कई और, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कई और महत्वपूर्ण कड़ियां यहाँ जोड़ने जा रहे हैं, और आपका फिर हम समय लेंगे। घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर।